हाँ प्यारे बच्चों, तो आप सभी का बहुत दिनों बाद वापस स्वागत है हमारे YouTube चैनल साइंस विद आलम सर में। हम आज पढ़ेंगे जो हमने इससे पहले सॉल्यूशन का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट किया था, जिसमें हमने सांद्रता इकाइयों को पढ़ा था। अब अपन पढ़ेंगे सॉल्यूशन में आगे। हमारा टॉपिक है विलेयता। मैं आपको बता दूं, जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं उसी सीक्वेंस में आपको नोट्स में ये सारी चीजें लिखी हुई मिल जाएंगी। इसके लिए आप कांटेक्ट करें हमारे नंबर 9024056932 पर। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, विलेयता किसे कहते हैं? हम जानते हैं कि जैसे ये अपन ने मान लो ये वाटर का एक गिलास लिया, एक गिलास पानी लिया, और इस पानी के अंदर हमने क्या करा, एक चम्मच अगर शुगर ऐड करी, एक चम्मच अपन ने इसमें शक्कर डाली। अगर 1 टीस्पून ऑफ शुगर हम इसमें ऐड करेंगे, एक चम्मच शक्कर डालेंगे घुल जाएगी, 2 चम्मच डालेंगे घुल जाएगी, 3 चम्मच डालेंगे घुल जाएगी, लेकिन इसके बाद क्या होगा, घुलना बंद हो जाएगी। तो किसी विलायक की निश्चित मात्रा में, ये जो पानी है ये क्या है, यहाँ पर विलायक है। इस विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय की जितनी मात्रा घुलती है, यही मात्रा उस विलेय की क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। अच्छा, क्या होता है कि जो विलेय प्लस विलायक है ना, इनके लिए एक सेंटेंस बोला जाता है, विलेय प्लस विलायक, यानी इससे जो सॉल्यूशन बनता है, विलियन बनता है, इसके लिए एक सेंटेंस बोला जाता है लाइक डिजॉल्व लाइक। लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब होता है समान समान को घोलता है। यानी कार्बनिक विलायक में कार्बनिक विलेय घुलेगा और अकार्बनिक विलायक में अकार्बनिक विलेय घुलेगा। जैसे कि अगर हम पेट्रोल के अंदर, जैसे अगर हम पेट्रोल है, इस पेट्रोल में हम डीजल घोलना चाहें, इस पेट्रोल में अगर हम डीजल घोलना चाहें तो आसानी से घुल जाएगा। लेकिन अगर हम पेट्रोल में वाटर को डिसॉल्व करना चाहें, पानी को घोलना चाहें, या पानी के अंदर हम ऑयल को घोलना चाहें, तो ये नहीं घुलेगा, आसानी से नहीं घुलेगा। क्यों? क्योंकि लाइक डिसॉल्व लाइक, समान समान को घोलता है। ये दोनों कार्बनिक है, तो दोनों सेम है, दोनों की नेचर सेम है, तो जब दोनों की नेचर सेम होगी तो आपस में डिसॉल्व हो जाएंगे। इसी तरह से जो ध्रुवीय विलायक होते हैं, ध्रुवीय विलायक, उन ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय विलेय घुलता है, ध्रुवीय विलेय घुलता है। और जो अध्रुवीय विलायक होते हैं, उन अध्रुवीय विलायक में कौन घुलता है? अध्रुवीय अध्रुवीय विलेय घुलता है। जैसे अगर वाटर है, अब वाटर एक ध्रुवीय विलायक है, इसमें नमक आसानी से घुल जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं वाटर जो होता है, इसकी स्ट्रक्चर अगर अपन देखें तो इसमें ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होती है, इसलिए इस पर आंशिक ऋणावेश, और हाइड्रोजन की कम होती है, इसलिए इस पर आंशिक धनावेश होता है, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव। इसी तरह NaCl जो होता है, ये एक आयोनिक कंपाउंड है, ये भी जब वियोजित होता है तो प्लस और माइनस, तो ये प्लस माइनस क्या होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए आसानी से एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। तो किसी विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय की जितनी मात्रा घुलती है, उसी को हम क्या कहते हैं, उस विलायक की विलेयता कहते हैं। इसके बाद क्या है, अगर हम, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ये एक गिलास पानी है, इस एक गिलास पानी में हमने शक्कर घोलना शुरू की, तो जब 1 चम्मच शक्कर हमने घोल दी, उसके बाद भी यहाँ पर शक्कर और घुल सकती है, तो ये विलियन तो बन गया, लेकिन इस विलियन में और विलेय घोला जा सकता है। तो अगर विलियन में और विलेय घोला जा सके तो ऐसा विलियन क्या कहलाता है? असंतृप्त विलियन। ऐसा विलेय क्या कहलाता है? असंतृप्त विलयन या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। लेकिन अगर इसमें हमने इतनी शक्कर घोल दी कि अब इसके बाद शक्कर नहीं घोली जा सकती है, यानी विलायक में इतना विलय डाल दिया कि अब और विलय मिलाना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा विलयन जो बनेगा, उस विलयन को हम क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन उसे कहेंगे। तो देखो बच्चों, क्या है कि जैसे अपन ने ये पानी लिया, इस पानी में, ये देखो आप, ये है पानी,
इस पानी में अपन ने डाली शक्कर। अब मान लो इस पानी की कैपेसिटी है 3 स्पून ऑफ शुगर की, यानी 3 चम्मच शुगर ऐड करने पर ये विलियन कैसा हो गया, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, यानी ये हो गया संतृप्त विलियन। यानी अब 3 चम्मच के बाद और ज्यादा एक्स्ट्रा शक्कर हम इसमें घोलेंगे तो शक्कर नहीं घुलेगी, वो संतृप्त विलियन हो गया। अब अगर हमने क्या करा, इस संतृप्त विलियन में और विलेय ऐड किया, इसमें और विलेय डाला, और विलेय डालेंगे तो क्या होगा, देखो क्या होता है बच्चों, कि जो विलेय होता है ना, विलेय, जो विलेय हम इसमें डाल रहे हैं, इस विलेय का विलायक में घुलना कहलाता है विलीनीकरण, डिसॉल्यूशन, विलीनीकरण, विलीनीकरण। ठीक है ना। तो विलीनीकरण होते 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 विलियन कैसा हो गया, संतृप्त हो गया। अब संतृप्त के बाद भी अपन मान नहीं रहे, यानी साहब मैं तो और डालूंगा, और विलय अगर संतृप्त विलियन में अपन ने डाला तो क्या होगा, तो ये होगा कि जब इसमें हम और विलय डालेंगे तो ये विलय घुलेगा तो सही, मतलब विलीनीकरण तो होगा, विलीनीकरण तो होगा, लेकिन जितना विलय घुला है, यानी जितना विलीनीकरण हुआ, उतना ही वापस से क्या हो जाएगा, क्रिस्टलीकरण। अब क्रिस्टलीकरण क्या है, देखो, जब हमने इसमें शक्कर डाली, अब चूंकि विलयन हो गया संतृप्त, अब विलायक में विलय घुल नहीं सकता, तो जितना विलय घुलेगा उतना ही विलय विलयन से निकलकर वापस कहाँ आ जाएगा, अवक्षेप के रूप में आ जाएगा, वापस से सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। यानी जो विलय है, इस विलय का विलायक में घुलना, विलायक में घुलना, ये तो कहलाता है विलीनीकरण या डिसॉल्यूशन। और विलायक से वापस विलय का ठोस फॉर्म में आ जाना, यानी विलायक से निकलकर वापस विलय आ जाए, तो इस चीज को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण। तो संतृप्त विलयन की कंडीशन में क्या होता है, विलय घुलना बंद हो जाता है। विलय घुलना बंद होने का ये मतलब नहीं कि अब घुल नहीं रहा है, घुल तो रहा है, लेकिन जितना घुल रहा है उतना ही वापस निकल जा रहा है। यानी विलीनीकरण की दर किसके बराबर हो गई, क्रिस्टलीकरण की दर के, क्रिस्टलीकरण की दर के बराबर हो गई। तो संतृप्त विलयन की पहचान क्या होती है, कि संतृप्त विलयनों में विलीनीकरण की दर, विलीनीकरण बराबर किसके हो जाएगा, क्रिस्टलीकरण के हो जाएगा। तो जब विलीनीकरण और क्रिस्टलीकरण आपस में बराबर हो जाए तो समझो ऐसा विलयन क्या कहलाता है, ऐसा विलयन कहलाता है संतृप्त विलयन। ठीक है। अब देखो जो विलायक होता है, विलायक, इस विलायक में विलय के घुलने पर ही विलयन बनता है। लेकिन विलायक में विलय का घुलना कई चीजों से प्रभावित होता है, जिनमें पहली चीज है ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। यानी पानी में शक्कर घोल रहे हैं तो ये टेम्परेचर से प्रभावित होगा। देखिए, विलायक में विलय का घुलना, विलय घुलकर विलयन बनाता है, तो विलायक में विलय का घुलना कई चीजों से प्रभावित होता है, जिसमें पहली चीज है ताप का प्रभाव। देखिए, अगर, सुनना, अगर विलायक में विलय मिलाने पर, विलय मिलाने पर ऊष्मा निकले, ऊष्मा निकले, यानी इस प्रक्रिया, ये अभिक्रिया या ये प्रोसेस कैसा होगा, ऊष्मा क्षेपी, इंग्लिश में कहते हैं इसे एक्सोथर्मिक। जैसे कि फॉर एग्जांपल पानी में अगर क्या डालें, चूना डालें तो ऊष्मा निकलेगी। तो अगर विलायक में विलय मिलाने पर ऊष्मा निकले तो ये प्रोसेस कैसा है, ऊष्मा क्षेपी है, एक्सोथर्मिक है। अब जब ऊष्मा क्षेपी प्रोसेस है, तो इस ऊष्मा क्षेपी प्रोसेस अगर हो रहा है, यानी विलायक में विलय मिलाने पर ऊष्मा निकल रही है, और ऐसी कंडीशन में अगर हम ऊष्मा देते हैं, ऊष्मा देने का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, विलीनीकरण की दर, विलीनीकरण यानी घुलने की दर, विलीनीकरण की दर क्या हो जाएगी, घटेगी। क्यों घटेगी,
क्योंकि ऊष्मा शेपी प्रोसेस है, ऊष्मा निकल रही है और हम उल्टी ऊष्मा दे रहे हैं। तो ये नियम है ला शतालिए का नियम। इस ला शतालिए के नियम अनुसार यहां पर, अब ला शतालिए का नियम क्या है, चैप्टर नंबर 7 में हमने 11th में इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा था। इस नियम को मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा। बस आप इतना याद रखें कि अगर विलायक में विलय मिलाने पर ऊष्मा निकले, यानी ऊष्मा शेपी प्रोसेस हो, तो ऊष्मा देने पर यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर विलीनीकरण की दर घटेगी, यानी विलयन बनने की दर घटेगी, यानी विलय के घुलने की दर क्या होगी, घटेगी। इसका जस्ट उल्टा कर दें अपन, इसका जस्ट उल्टा क्या है, देखो कि अगर विलय में विलायक घोलने पर, विलय में विलायक घोलने पर जो विलयन बन रहा है, इस विलयन के बनने पर अगर ऊष्मा ली जाए, ऊष्मा क्या करी जाए, ली जाए, यानी कैसा प्रक्रम हो, ऊष्मा शोषी प्रक्रम हो। तो ऊष्मा शोषी प्रक्रम में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विलीनीकरण की दर, विलीनीकरण की दर क्या होगी, बढ़ेगी, विलीनीकरण की दर बढ़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जब ऊष्मा शोषी प्रोसेस है, मतलब एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। देखिए फॉर एग्जांपल क्या है, जैसे अपन वाटर के अंदर ग्लूकोज मिलाए, तो पानी में ग्लूकोज मिलाते हैं, तो ये प्रोसेस कैसा है, ऊष्मा शोषी है। ठीक है, या जैसे आप अपन जानते हैं दैनिक जीवन में, अगर अपन पानी में शुगर मिलाते हैं, तो पानी में शुगर मिलाना भी कैसा प्रोसेस है, ऊष्मा शोषी प्रोसेस है। तो इसमें क्या होगा, ऊष्मा ली जाएगी। जब ऊष्मा ली जाएगी तो ऐसी कंडीशन में, चूंकि पानी में शक्कर घुलना ऊष्मा शोषी प्रक्रम है, यानी ऊष्मा चाहिए, ऊष्मा चाहिए, तो वही तो अपन कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो जो जो चाहिए वही अपन कर रहे हैं, तो अभिक्रिया क्या होगी, तेज होगी। अभिक्रिया तेज का मतलब घुलने की दर, घुलने की दर क्या होगी, घुलने की दर बढ़ेगी। और जब घुलने की दर बढ़ेगी, इसका मतलब विलीनीकरण की दर बढ़ेगी, यानी विलय ज्यादा विलयन में घुलेगा, यानी विलयन क्या होगा, लगातार सांद्र होगा। तो ये दो चीजें अपन ने देखी कि ताप का प्रभाव दो प्रकार से किस प्रकार पड़ता है। ठीक है, इसके बाद अगली चीज है दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव यानी विलयन पर दाब का, विलयन बनने पर दाब का क्या प्रभाव होता है। तो देखो, जब द्रव और ठोस से मिलकर विलयन बने, जैसे कि अभी अपन देख रहे थे पानी और शक्कर का विलयन बन रहा था, जब द्रव और ठोस का मिलने से, द्रव और ठोस के मिलने से अगर जो विलयन बनता है, इन विलयनों पर दाब कोई प्रभाव नहीं डालता। दाब केवल किन विलयनों पर प्रभाव डालता है, दाब केवल गैसीय विलयनों पर प्रभाव डालता है, गैसीय विलयनों पर। यानी अगर गैस में गैस घुले या द्रव में गैस घुले या गैस में द्रव घुले, या आप इतना समझ लें कि अगर द्रव में हम गैस घोलेंगे तभी दाब प्रभावी होगा, अन्यथा दाब प्रभावी नहीं होगा। ठीक है, तो हमने पढ़ा ताप का प्रभाव और दाब का प्रभाव। इसके बाद हम पढ़ेंगे गैसों की द्रव में विलेयता। अभी मैंने आपको बताया कि जो दाब है, दाब ये केवल गैसीय विलयनों को ही प्रभावित करता है, दाब केवल गैसीय विलयनों को ही प्रभावित करता है। तो दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा गैसीय विलयनों पर, देखोगा हेडिंग हो जाएगी गैसीय विलयनों पर। इनको आप नोट्स सामने रख के पढ़ें, उसी सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ा रहा हूं। गैसीय विलयनों पर दाब का प्रभाव। तो गैसीय विलयनों पर दाब का प्रभाव किस प्रकार होता है, जैसे देखो प्यारे बच्चों, ये एक बर्तन है और बर्तन के अंदर हमने क्या भरा,
हमने वाटर भरा, तो वाटर हम भरेंगे, ब्लू ब्लू है पानी पानी, ये वाटर भरा, ठीक है। ये हमने इसमें भरा वाटर, समझना आप, है ना। ये वाटर था। अब यहां से ये एक पिस्टन लगा हुआ है, और ये क्या है, बिल्कुल पैक है, ठीक है। ये पैक है, ये बिल्कुल पैक है, एयर टाइट है, ठीक है ना। यानी यहाँ से कहीं गैस लीक नहीं हो सकती। और यहाँ पर भरी हुई है क्या, पानी, और इस पिस्टन के बीच में गैस भरी हुई है। तो गैस को अपन ले लेते हैं, ये गैस है, ये यहाँ पर गैस है, ये गैस, ठीक है। ये गैस भरी हुई है। अब अपन क्या करते हैं, इस पिस्टन के ऊपर वजन रख देते हैं। अगर हम इसमें वे अब यहाँ पर जब गैस इसमें भरी हुई है, तो ये गैस इस द्रव के अंदर, जो यहाँ पर द्रव है, इस द्रव में गैस के अणु घुले हुए भी हैं, कुछ अणु घुले हुए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं गैस के ऊपर, यानी पिस्टन के ऊपर वजन रखते हैं। तो देखो क्या होगा, जब हम पिस्टन के ऊपर वजन रखेंगे, तो देखना क्या होगा। ये हमारा बर्तन है, ठीक है। इसके बाद ये पिस्टन है, और ये अपन ने क्या करा, ये अपन ने पानी भरा, सेम वही बर्तन है ये हो, डायग्राम बनाने में छोटा बड़ा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वो बर्तन है, वो पानी भरा अपन ने, ठीक है। लेकिन अब क्या करा हमने, अब हमने इस पर वेट रख दिया है, ये यहाँ पर वेट रख दिया, ये वेट रख दिया, ठीक है। तो वेट रखने से क्या होगा, वेट रखने से ये होगा कि जो ये गैस थी, इस गैस पर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये गैस पर प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। अब जब गैस पर प्रेशर बढ़ गया, तो जितनी गैस पहले पानी में घुली हुई थी, ठीक है ना, जितनी गैस पहले, आप डायग्राम देखें कि क्या हुआ, प्रेशर बढ़ गया। तो प्रेशर बढ़ने से क्या हुआ, जितनी गैस पहले पानी में घुली हुई थी, अब उससे ज्यादा गैस पानी में घुली हुई है। यानी गैसों की द्रव में विलेयता, देखो ये गैस है, ये पर्पल कलर में, इसकी द्रव में विलेयता इस पर दाब के समानुपाती होती है। मतलब जितना ज्यादा दाब लगाएंगे, गैस की द्रव में विलेयता उतनी अधिक होगी। ये नियम किसने दिया था, हेनरी ने। तो दूसरे कागज से लिख देता हूं, ये हेनरी का नियम है, हेनरी, हेनरी का नियम। हेनरी ने क्या कहा था, उसने कहा था कि स्थिर ताप पर गैस की द्रव में, आप देखें बोर्ड पर, स्थिर ताप पर गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। देखो हेनरी का नियम लिख देता हूं मैं, स्थिर ताप पर गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। आप देख लें अच्छी तरह हेनरी का नियम। हेनरी ने क्या कहा, उसने कहा कि देखो आप चित्र नंबर 1 में देखें, इस चित्र नंबर 1 में क्या है, प्रेशर कम है, तो गैस कम घुली हुई है। और चित्र नंबर 2 में देखें आप, प्रेशर क्या है, ज्यादा है, तो गैस क्या है, ज्यादा घुली हुई है। तो मतलब स्थिर ताप पर गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है।
अब इसके बाद देखो डाल्टन ने क्या कहा था, इसके बाद हम पढ़ेंगे एक चीज और इसी से रिलेटेड है। डाल्टन ने ये कहा था कि जो गैसें होती हैं वो गैसें जो कि उस द्रव में, मैंने अभी जो आपको डायग्राम बताया, इसको अनडू करता हूं, नहीं हो पाएगा, चलो कोई बात नहीं। डाल्टन ने ये कहा कि जो गैसें घुली हुई हैं द्रव के अंदर, उन गैसों की जो मोल भिन्न है, जितनी भी गैस, जैसे ये एक बर्तन है, इस बर्तन के अंदर ये विलायक, बार बार कलर चेंज नहीं करेंगे, टाइम लग रहा है। ये विलायक है, इस विलायक के अंदर क्या घुली हुई है, गैस घुली हुई है। ये पैक है यहाँ से पिस्टन, और यहाँ पर गैस क्या कर रही है, प्रेशर लगा रही है, ठीक है ना। यहाँ पर गैस है और ये इस बर्तन की दीवारों पर क्या कर रही है, प्रेशर पी लगा रही है। तो ये प्रेशर पी जो होगा, ये प्रेशर पी, जितनी गैस यहाँ पर घुली हुई है, मान लो उस गैस का मोल अंश कितना है, एक्स है, तो उसने कहा कि पी इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एक्स होगा। ये बात डाल्टन ने कही थी। उसने क्या कही कि किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब पी जो है, उस गैस के मोल अंश एक्स के समानुपाती होता है। यानी यहाँ पर जो गैस जो है ना, ये पी अगर यहाँ पर आंशिक दाब लगा रही है, जैसे कई सारी गैसें हैं, एक गैस, दो तीन गैसें हैं, तो अब एक गैस मान लो दाब लगाएगी P1, एक गैस दाब लगाएगी P2, एक गैस यहाँ पर दाब लगाएगी P3, ऐसे तीन गैसें, तो टोटल दाब जो लगेगा ना P कुल, वो P कुल कितना होगा, P1 प्लस P2 प्लस P3, ये दाब होगा क्या, P कुल। तो इस P कुल का मान जो होगा इन तीनों गैसों द्वारा लगाए गए दाब के योग के बराबर होगा। इनमें से प्रत्येक गैस जो दाब लगाएगी वो उसका क्या कहलाएगा, पार्शियल प्रेशर या आंशिक दाब कहलाएगा। तो डाल्टन ने क्या कहा था, डाल्टन ने यह कहा कि जो भी यहां पर गैस आंशिक दाब लगाएगी, जो भी दाब इस पर लगाएगी, मान लो उस दाब को अपन कहते हैं पी, तो वो पी क्या होगा, वो पी समानुपाती होगा उस गैस की उस विलयन में मोल अंश एक्स के। जैसे सपोज करो कोई गैस है, इस बर्तन की दीवार पर दाब लगा रही है कितना, पी, जो कि उसका आंशिक दाब है, तो वो पी किसके समानुपाती होगा, एक्स के। और जो एक्स क्या है यहाँ पर, जो गैस, गैस का दाब कितना है, पी बराबर क्या है, गैस का आंशिक दाब, गैस का आंशिक दाब, और एक्स क्या है, विलियन में, विलियन में गैस की मोल भिन्न, विलियन में गैस की मोल भिन्न क्या है, एक्स है। तो पी इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एक्स के होगा। और जब हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे के एच, यहाँ पर के एच को अपन क्या बोलेंगे, हेनरी स्थिरांक, हेनरी स्थिरांक। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, देख लो बोर्ड पे, ठीक है। यानी किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P उस विलयन में गैस के मोल अंश एक्स के समानुपाती होता है, ठीक है। अच्छा, अब इस जो मेन निष्कर्ष है वो क्या है, P इज इक्वल टू के एच एक्स। इसी पर न्यूमेरिकल आता है एग्जाम के अंदर, वो क्या न्यूमेरिकल आता है वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। किसी गैस का आंशिक दाब उस गैस की मोल अंश के विलयन में जो मोल अंश है उसके समानुपाती होता है। और P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो के एच आएगा। यहाँ पर के एच को क्या कहते हैं, बार बार बता रहा हूं मैं आपको, हेनरी स्थिरांक कहते हैं। के एच को अपन हेनरी स्थिरांक कहते हैं। अब आप एक चीज देखें यहाँ पर, अब कोई पी कांस्टेंट है, देखो अगर मान लो एक निश्चित दाब है, तो निश्चित दाब पर आप देखें क्या होगा कि के एच इज इक्वल टू पी अपॉन एक्स, पी अपॉन एक्स। अब वेयर इफ पी इज कांस्टेंट, पी को अपन ने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, अगर हम पी को कांस्टेंट कर देते हैं तो आप देखो, अगर पी को कांस्टेंट, जैसे ये इसी इसी में देखो, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं, अगर सोचो पी कांस्टेंट हो और के एच भी कांस्टेंट है, तो के एच क्या होता है, अलग अलग गैसों के लिए के एच अलग अलग होता है। अब मान लो पी कांस्टेंट कर दिया सभी गैसों के लिए, कई गैसें हैं
और उन सब के लिए P क्या है, एक निश्चित है, निश्चित दाब है। अगर P कांस्टेंट करने के बाद जिस गैस के लिए KH अधिक होगा उसके लिए X क्या होगा, कम होगा। भाई P तो हो गया फिक्स, अब जाहिर सी बात है KH अगर अधिक तो X का मान क्या होगा, कम होगा। और अगर KH का मान क्या है, कम, तो X का मान क्या होगा, अधिक होगा। यानी इससे क्या रिजल्ट निकलता है, इससे रिजल्ट ये निकलता है कि जिन गैसों के हेनरी स्थिरांक का मान अधिक होता है उनकी घुलनशीलता क्या होती है, कम होती है। और जिन गैसों के हेनरी स्थिरांक का मान कम होता है उनकी घुलनशीलता क्या होती है, अधिक होती है। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन। अब एक क्वेश्चन है कि एसटीपी पर, क्वेश्चन देखो एग्जाम में कैसे आता है, एसटीपी पर H2S गैस की, H2S गैस की जल में विलेयता, H2S क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, तो H2S गैस की जल में विलेयता कितनी है, 0.195 है। तो हेनरी स्थिरांक का मान ज्ञात करो। हेनरी स्थिरांक का, सॉरी यार, हेनरी स्थिरांक का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन देखो, एसटीपी पर H2S गैस की जल में विलेयता 0.195 है, तो हेनरी स्थिरांक का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो अगर आपसे हेनरी स्थिरांक का मान पूछ रहे हैं तो देखो क्या होगा, एसटीपी पर अब अपन हेनरी स्थिरांक का मान पूछ रहे हैं, तो चूंकि अपन जानते हैं P इज इक्वल टू क्या होता है, KH X, और KH बराबर क्या होगा, P अपॉन X। एसटीपी पर P का मान कितना लेते हैं, 0.987 बार अपॉन X। अब इस सवाल को देखें, अपन को KH ज्ञात करना है, P तो अपन को पता है कि एसटीपी पर P का मान कितना होता है, 0.987 होता है, 0.987 होता है। और KH अपन को ज्ञात करना है, तो KH बराबर अपन ने क्या करा, P अपॉन X। तो P की वैल्यू तो रख दी अपन ने, अब अपन को क्या निकालना है, X निकालना है। X क्या है यहाँ पर, मोल भिन्न है। मोल भिन्न किसकी है, X, H2S की मोल भिन्न है। और H2S की मोल भिन्न है, तो ये जो विलेयता इन्होंने दी है ना 0.195, ये विलेयता बेसिकली H2S के मोल है ये, ठीक है ना, ये है ना। अब अपन को X ऑफ H2S यानी H2S गैस की विलेयता बराबर, मोल भी नहीं निकालना है, सॉरी, तो विलेयता दे रखी है यानी मोल दे रखे हैं। अब अपन को निकालना क्या है, मोल भी नहीं निकालना है, एक्स, मोल अंश निकालना है। तो हम जानते हैं कि मोल अंश बराबर मोलों की संख्या, जिसका भी मोल अंश निकालना है उसके मोलों की संख्या बटा मोलों की कुल संख्या, बटा मोलों की कुल संख्या। तो देखो यहां पर जो विलियन बना हुआ है ना, ये विलियन, इस विलियन में दो चीजें हैं, एक तो है जल और एक है H2S। इन दो चीजों का विलियन है। तो यहाँ पर मोलों की टोटल संख्या कितनी होगी, H2S के मोल प्लस जल के मोल, क्योंकि विलियन के दो ही घटक हैं, एक तो विलियन में है जल और एक है विलियन में H2S। तो विलियन में जल के मोल कितने हैं, NaOH, और H2S के मोल कितने हैं, NH2S। तो टोटल में मोल कितने हुए, HOH प्लस H2S। तो मोल भिन्न किसकी निकालना है, H2S की। तो H2S की मोल भिन्न बराबर H2S के मोल बटा टोटल मोल। अब H2S के मोल कितने दिए हुए हैं, 0.195 अपॉन, फिर H2S के मोल कितने हैं, 0.195 प्लस जल के मोल कितने हैं। अब जल मान लो कितना है, क्योंकि ये जो विलेयता दी हुई है ना, ये इन्होंने दी हुई है। अब जो 0.195 मोल जो है ये तो हो गए किसके, H2S के। अब जल के मोल यहाँ पर लिखो आप, 1 लीटर जल लेंगे अपन, तो 1 लीटर जल में 55.5 मोल होते हैं। क्यों, क्योंकि 1 लीटर जल इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1000 ग्राम जल के। और जल के मोलों की संख्या, किसी के भी मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, भार बटा अणु भार। तो जल का भार 1000 ग्राम और अणु भार कितना हुआ, 18, तो मोलों की संख्या आ जाएगी 55.5 यानी 55.5। तो इस तरह अपन लिखेंगे H2S की मोल भिन्न बराबर H2S के मोल बटा कुल मोल
और जब अपन इसको निकालेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे अगर अपन, तो 282.18 या जो भी आंसर आएगा ये आ जाएगा किसके मोल, H2S के मोल आ जाएंगे। x की वैल्यू आ गई, फिर x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, KH इज इक्वल टू 0.987 कौन, x की जगह पर क्या रख देंगे 282.18 या जो भी आंसर आए, और उसके बाद जो भी आ जाएगा वो इसका आंसर होगा, ये आप सॉल्व करना है। ये सवाल आप देख लो, इस तरह अपन क्या निकालेंगे, हेनरी स्थिरांक का मान निकालेंगे। ठीक है, अब हेनरी के नियम के अनुप्रयोग क्या है, देखो हेनरी के नियम के अनुप्रयोग आते हैं एग्जाम के अंदर। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग क्या है, देखो हेनरी ने क्या कहा कि P इज प्रोपोर्शनल टू X, जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे गैस उतनी ज्यादा घुलेगी, यही बात हेनरी ने कही। तो देखो इसके एप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन क्या है, जो गोताखोर होते हैं जो समुद्र के अंदर जाते हैं, आपने देखा होगा समुद्र में जो गोताखोर होते हैं वो यहाँ मास्क लगा के सांस लेने के लिए पीछे गैस का सिलेंडर होता है, और बहुत गहराई में समुद्र में जाते हैं। तो अगर आप थोड़ा बहुत गहराई, थोड़ी बहुत यानी 2-5 मीटर गए तब तो कोई बात नहीं, लेकिन इससे ज्यादा गहराई पे आप जाएंगे तो सोचो आपके ऊपर लाखों किलो पानी है, तो लाखों किलो पानी आपके ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर डाल रहा है। मतलब समुद्र में जब अपन गहराई में जाएंगे, समुद्र में गहराई में गहराई में जाने पर, गहराई में जाने पर क्या होगा, प्रेशर बहुत अधिक हो जाएगा। जब प्रेशर बहुत अधिक हो जाएगा तो जो सांस अपन ले रहे हैं वो गैस अपने ब्लड में बहुत ज्यादा घुल जाएगी। यानी गैस जब बहुत ज्यादा घुल जाएगी तो अंदर है अपन, बहुत ज्यादा प्रेशर है, गैस बहुत ज्यादा घुल गई, कोई बात नहीं। लेकिन जब हम समुद्र से बाहर आएंगे तो प्रेशर क्या हुआ, एकदम से कम हुआ। जब एकदम से प्रेशर कम हुआ तो पूरी बॉडी के ब्लड में जो गैस घुली हुई है वो एकदम से बाहर निकलेगी हर जगह से। तो हर जगह से जब बाहर निकलेगी तो जो हमारी बॉडी है ना, इस बॉडी में हर जगह से जब गैस बाहर निकलेगी तो गैस के क्या बन जाएंगे, ऐसे बबल्स बन जाएंगे, हर जगह पर बबल्स बन जाएंगे, जिससे ब्लड सर्कुलेशन, जो रक्त का परिसंचरण है, ये अवरुद्ध हो जाएगा। इन बबल्स को बैंड्स कहेंगे। इससे बहुत तेज दर्द होता है और मौत भी हो सकती है। इसलिए जो समुद्र में गहराई पे जो हम ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, उस ऑक्सीजन सिलेंडर में सांस लेने के लिए वो वाली गैस नहीं भरी होती है जिस गैस से हम यहाँ पर सांस ले रहे हैं, बल्कि उसमें रेशियो थोड़ा चेंज करते हैं। उसमें हीलियम थोड़ी बढ़ा देते हैं, कितनी कर देते हैं, 11.7% कर देते हैं। और ऑक्सीजन कितनी कर देते हैं उसके अंदर, 32.1% कर देते हैं। और नाइट्रोजन कितनी कर देते हैं, 56.2% नाइट्रोजन होती है। ये है, यानी अभी अपन जो सांस ले रहे हैं इसके अंदर लगभग कितनी है, 78% तो क्या है, नाइट्रोजन है, और 21% क्या है, ऑक्सीजन है। और हीलियम तो बिल्कुल ना के बराबर, 0.001% होगी हीलियम, बहुत ही कम हीलियम है ना, ये हीलियम है। लेकिन जब समुद्र में गहराई में जा रहे हैं ना, तो जो गैस सिलेंडर है ना, उसमें हीलियम की कंसंट्रेशन तो क्या कर दी, बढ़ा दी। इसकी वजह ये है कि ये गैस बहुत कम घुलती है, तो इतनी गहराई में इतने प्रेशर पर भी हमारे ब्लड में गैस नहीं घुलेगी, और मैंने बताया बैंड्स वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हेनरी के नियम का पहला अनुप्रयोग तो ये हुआ। दूसरा अनुप्रयोग ये हुआ, जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, इन कोल्ड ड्रिंक्स की जो बोतल होती है, इस बोतल में आपने देखा होगा जो कोल्ड ड्रिंक भरा होता है उसके अंदर कौन सी गैस घुली होती है, CO2 घुली हुई होती है। तो CO2 उसमें घुली रहे इसलिए इनको काय पर बंद करते हैं, इन बोतल्स को हाई प्रेशर पर बंद किया जाता है। आपने देखा होगा कि बोतल हाई प्रेशर पर बंद होती हैं, और हाई प्रेशर जब अपन इन्हें खोलते हैं तो फिर हाई प्रेशर पे इसलिए बंद करते हैं ताकि गैस इसमें घुली रहे। जब आप देखो ऐसे खोलते हैं तो यहाँ से आपको बबल्स उठते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अब प्रेशर रिलीज हो रहा है तो गैस क्या हो रही है, निकल रही है। तीसरी बात क्या होती है कि आपने देखा होगा कि जो पहाड़ी क्षेत्रों पे जब जाते हैं, पहाड़ों पर क्या होता है, वायु दाब क्या हो जाता है,
पहाड़ों पर एयर प्रेशर जो होता है ना, वायुदाब, ये वायुदाब कम होता है। तो पहाड़ों पर जब वायुदाब कम होगा तो वायुदाब कम होने से क्या होगा, ऑक्सीजन भी वहां पर कम होती है। तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारी सांस के अंदर कम मात्रा में ऑक्सीजन जाती है। तो कम मात्रा में ऑक्सीजन जाने से क्या होता है, चक्कर आने लगते हैं, जी घबराने लगता है, और उल्टी जैसा होने लगता है, मछली होने लगती है। इस कंडीशन को कहते हैं एनॉक्सिया। क्या कहते हैं, एनॉक्सिया। ठीक है ना। इसीलिए क्या होता है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में लोग रहते हैं ना, उनमें चूंकि वहां पर ऑक्सीजन की कमी है, तो उन लोगों में ऑक्सीजन को ले जाने वाली जो आरबीसी होती है ना, रेड ब्लड सेल्स, इन रेड ब्लड सेल्स की मात्रा ज्यादा होती है। इसलिए ऊंचाई पर रहने वाले लोगों के का रंग कैसा होता है, आरबीसी की अधिकता होने की वजह से, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स जो होती है ना, लाल रक्त कणिकाएं, इनकी अधिकता की वजह से पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का रंग कैसा होता है, गुलाबी यानी पिंक रंग होता है। तो ये हेनरी के नियम के क्या है, अनुप्रयोग है। इसके बाद है कि इसके बाद ये तीनों हो गए ना। इसके बाद गैसों की द्रव में विलेयता पर एक अच्छी हेडिंग है ये, गैसों की द्रव में विलेयता पर ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव देखिए, ये द्रव है। अब इस द्रव में क्या घुली हुई है, गैस घुली हुई है। तो याद रखना, द्रव में गैस का घुलना ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। कैसा प्रक्रम है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। यानी जब गैस द्रव में घुलती है तो ऊष्मा निकलती है, इस वजह से क्या होती है, गैस द्रव में घुल जाती है। लेकिन अगर हम इसी द्रव को क्या कर दें, गर्म कर दें, इसे गर्म कर दें, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो चूंकि प्रक्रम ऊष्माक्षेपी था, अब हम टेम्परेचर दे रहे हैं उल्टा, तो जो गैस इसके अंदर घुली हुई है वो वापस से बाहर क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर गैसों की गैसों की द्रव में विलेयता क्या हो जाती है, विलेयता कम हो। टेम्परेचर बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी।